हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित ईएमआरएस एग्ज़ाम में पूछे गए कुल 45 क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। ऑप्शन ए है 2040 तक, ऑप्शन बी है 2035 तक, ऑप्शन सी है 2050 तक और ऑप्शन डी है 2030 तक। तो इनमें से कौन सा होगा? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो कि किसमें पूछा गया है? हायर एजुकेशन। ठीक है, इसमें कितना है हायर एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशन के लिए है 2035 तक। ठीक है, हायर एजुकेशन में क्या है 2035 तक। 2035 तक क्या होगा 50% तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये उत्तर दिया हुआ है पहले प्रश्न का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक वर्ष 2035 तक बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्य चर्चा की संरचना में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है? यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे होगा, कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर होगा 3 वर्ष से 18 वर्ष। 3 वर्ष से 18 वर्ष। क्यों 3 वर्ष से 18 वर्ष? यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि बताया गया है कि हमारा जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार है कितना कितना दिया गया है। पहला है 5, रुको यहाँ पे है, पहला है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष दिया गया है। इसके बाद फिर कितना दिया गया है? 3 वर्ष दिया गया है। एक मिनट रुकिएगा, ये चल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर देखते हैं। पहला हमारा जो दिया गया है 5 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। फिर इसके बाद कितना दिया गया है? 4 वर्ष। ठीक है, 5 3 3 4, 4 का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या कहा गया है? यहाँ पर 3 वर्ष से कितने वर्ष तक? 3 वर्ष से कितने वर्ष तक बच्चे पढ़ेंगे? 3 वर्ष से पहला स्ट्रक्चर है 5 3 8। ठीक है, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक यहाँ पर 8 वर्ष होगा। ठीक है, 3 वर्ष से 8 वर्ष हो गया। इसके बाद फिर 8 वर्ष से 8 वर्ष, क्या हो रहा है? 8 वर्ष से यहाँ पर 11 वर्ष तक। ठीक है, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए हो गया। इसके बाद फिर अगला है 11 से क्या होगा? अगला 11 से है 14 वर्ष तक। ठीक है, 11 से 14 वर्ष तक बच्चे के लिए हो गया। इसके बाद फिर अगला है 14 वर्ष से है 18 वर्ष तक के लिए। ठीक है, 14 वर्ष से 18। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या हुआ? 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए ये दिया गया है। ठीक है, आइए प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे आंसर हमारा ये वाला होगा। ठीक है, 3 वर्ष से 18 वर्ष। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर पहले प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या हमने बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 3। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है? अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उच्चतर शिक्षा 18 से 23 में जेंडर समता सूचकांक के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ो और करो। ठीक है, जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जितना आप अभ्यास करेंगे
उतना आपका बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है पहला ऑप्शन दिया गया है, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी उच्चतर शिक्षा में महिला की भागीदारी 102 पुरुष पर 100 है, यहाँ पर ये बोला गया है। दूसरा ऑप्शन बी क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है उच्चतर शिक्षा में पुरुष भागीदारी 100 वर्ष पर क्या है, 100 वर्ष पर 105 है। और यहाँ पर अगला अगला ऑप्शन दिया गया है, सभी श्रेणियों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत 100 वर्ष पे 105 है। अगला ऑप्शन दिया गया है, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उच्चतर शिक्षा में पुरुष की भागीदारी 100 महिलाओं पर 107 है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ये सी, यहाँ पर होगा सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी श्रेणियों के उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 100 पुरुषों पर 105 है, ये ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, यानी 100 पुरुष हैं और 105 महिलाएं हैं, यहाँ पर बेहतर माना गया है। आइए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं हम आगे, नीचे व्याख्या दी गई है। ठीक है, आइए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन क्या कहते हैं, हमने जो एक्सप्लेनेशन था उसको बता दिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम यानी प्रबंध। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, ये प्रबंध की क्या याद रखना है यहाँ पर, इसका हमको ये फुल फॉर्म याद रखनी है प्रबंध की। ठीक है, अब अगला यहाँ पर आप ऑप्शन क्या दिया गया है, इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, किसके अंतर्गत है ये जो प्रबंध है ये किसके अंतर्गत है, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत है, या उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है, और यह समग्र शिक्षा या वित्त मंत्रालय या भारत सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, समग्र शिक्षा के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, प्रबंध को किसके अंतर्गत रखा गया है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ पर ये देखिए, प्रबंध प्रणाली समग्र शिक्षा के तहत परियोजना मूल्यांकन, बजटीय उपलब्धियों तथा डेटा प्रबंध के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल है। ठीक है, और यह प्रभावी शैक्षणिक प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको करना है, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पढ़िए और करिए। ठीक है, पढ़िए और करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक ढांचे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर शामिल है। ठीक है, कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर। ठीक है, माध्यमिक को यहाँ पर इंग्लिश, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज दिया गया है। कितना होगा, 9 से 10, 9 से 12, 6 से 10 या 6 से 12। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 9 से 12। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज 9 से 12। ठीक है, आमतौर पर देखा जाता है 9 से 12। ठीक है, कभी कभी 11-12 को भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा 9 से 12। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये आपका प्रश्न सामने दिया गया है। ठीक है, पढ़िए और करिए। निम्नलिखित में से किस संगठन को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के मूल्यांकन फ्रेमवर्क को विकसित करने का काम सौंपा गया है। ठीक है, यहाँ पर किसको सौंपा गया है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, 2021 किसको सौंपा गया है, NIOS को, CBSE को, NCERT को या NIEPA को, किसको सौंपा गया है, यहाँ पर NCERT होगा। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT को ये काम सौंपा गया है। नेशनल अचीवमेंट ऑफ सर्वे किसको सौंपा गया है, NCERT को। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन के सामने, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष
2021-22 के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर तक स्कूल सकल नामांकन अनुपात सबसे अधिक रहा है? सबसे अधिक किसके है? यहाँ पर सबसे अधिक नामांकन अनुपात किसमें है? किसमें है यहाँ पर? इसको करिए, इसको आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर होगा ऑप्शन ये होगा ए आपका सही होगा। अपर प्राइमरी या उच्च प्राथमिक ये कितने तक आता है? यहाँ पर ये किस क्लास तक, किस आयु वर्ग में आता है? ये आता है 11 से 14। और अगर क्लास में देखें तो कौन सा क्लास आएगा? यहाँ पर आएगा 6वां, 7वां और 8वें। यहाँ पर क्या किया गया है? सकल नामांकन अनुपात सबसे अधिक रहा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ये देखिए यहाँ पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वाधान में विकसित किए जा रहे 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शामिल हैं? कौन से शामिल है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कौन से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए है स्कूल शिक्षा के लिए एनसीएफ, ऑप्शन बी है एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पर आध्यात्मिक, ठीक है, यहाँ पे आध्यात्मिक दिया गया है। अगला है यहाँ पर ये व्यवसायिक। ये इनमें से ये दोनों ऑप्शन इन सी और डी ये किसी तरह से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन से होगा? यहाँ पर ए होगा और बी होगा, ठीक है। यहाँ पर स्कूल शिक्षा के लिए एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और आरंभिक बालकाल देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीएफ। यहाँ पर ए और बी कहाँ है? ए और बी आपका ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको व्याख्या दी गई है, इसको आपको व्याख्या पढ़ लेना है यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वाधान में विकसित 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क शामिल है, ठीक है। एनसीएफ में चार यहाँ पर 4 कौन से हैं? 4 देख लेना है। पहला है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, आरंभिक बालकाल देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, और इसमें कौन से बच्चे शामिल हैं? 3 से 8 वर्ष के आयु के, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, ठीक है। स्कूली शिक्षा के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्कूली शिक्षा के लिए हो गया। शिक्षक शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षक शिक्षा के लिए यानी शिक्षकों के लिए भी ये पाठ्य चर्चा बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, ठीक है। यहाँ पर 4 हमने देख लिया। इनको 4 को आपको याद रख लेना, ठीक है। प्रश्न आपका और कहीं से नहीं आते, यहीं अगर आप प्रश्न कर रहे हैं अगर प्रीवियस ईयर, उन्हीं प्रीवियस ईयर के जितने ऑप्शन सही थे या इनके जितने भी डायमेंशन बन सकते हैं उनको आप अगर तैयार कर लें तो आपका और कोई प्रश्न लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से संबंधित आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने 45 क्वेश्चनों को कवर किया है, तो इसके तहत आपका कोई भी जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी के अंतर्गत आप व्याख्या सहित मैं बताऊंगा, इसी के अंतर्गत आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? कौन सा दस्तावेज है? विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड मल्टी लिंग्विस्टिक एंड पावर ऑफ लैंग्वेज? किसने बात की है? हाँ, यहाँ पर कोठारी आयोग है, राममूर्ति समिति, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर नेशनल एनपीई दिया है 1986, एनईपी 2020, ठीक है। यहाँ पर होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर त्रिभाषा 3 भाषा का यहाँ पर कहा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में त्रिभाषा समूह शामिल किए गए, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है, और तीसरी कौन सी है? मातृभाषा, यानी जिस स्टेट की है या जिस क्षेत्र में है, ठीक है, वहाँ पर त्रिभाषा को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसी के कारण ही काफ़ी विवाद का विषय रहा तमिलनाडु साइड में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे प्रश्न करते हैं। 9वां के बाद 10वां प्रश्न करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 10वां प्रश्न करने से पहले यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की गई है। बहुभाषावाद एक से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने सकने की क्षमता है।
एक से अधिक भाषा सीखने के लिए मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों से परिचित हो जा सकते हैं। इसलिए कई भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी त्रिभाषा लगभग शामिल किया गया है। यानी इससे ये कहा गया है कि जितने भी अगर हम भाषा हैं तो उनकी सिर्फ भाषा ही नहीं सीखते हैं, इससे हमारा बौद्धिक क्षमता भी बढ़ता है और उस क्षेत्र की भाषा सीख सकते हैं तो वहाँ की संस्कृतियाँ सीख सकते हैं, अच्छे मूल्य हम वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। इन्हीं की बात की गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कौन सा? कक्षा 5 तक बच्चे कैसे बेहतर सीख सकते हैं? आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। किसी विदेशी भाषा में, भाई छोटा बच्चा है उसको विदेशी भाषा में समझाओगे तो कैसे समझेगा? मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी दिया गया है, राष्ट्रभाषा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका मातृभाषा। अगर उसको बच्चे को अगर स्टार्टिंग में अगर उसको मातृभाषा में अगर सिखाया जाए तो उसका मन भी लगेगा। ठीक है, और उसका सीखने में भी एक बार अगर सीखने लगेगा फिर उसको अन्य चीज़ें भी सिखा सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? विजन याद रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विजन क्या है? खुद से पढ़िए और आंसर दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या हो सकता है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, या स्किल इंडिया, फ्री फॉर कंपल्सरी एजुकेशन टू बी एज ऑफ 14, या टू मेक एवरी सिटीजन ए ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन? ह्यूमन कैपिटल आप लोग जानते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या है? पूंजी, पूंजी जानते हैं? जैसे कि अगर हम कहते हैं किसी व्यक्ति को, अगर एक सामान्य आदमी है, अगर उसको हम स्किल सिखा दिया जाए, अगर स्किल सिखा दिया जाए तो क्या करेगा वो? हमारी जीडीपी के निर्माण में सहायक हो सकता है। ठीक है, तो वो एक पूंजी हो गई। क्या हो गया? पूंजी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अगर हम कहते हैं उसके स्किल वगैरह सिखा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? मानव पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर दिया होगा टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ठीक है, व्याख्या दी गई है, व्याख्या दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारत को एक सशक्त और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना है। ठीक है, इसे भारत के सभी छात्रों को विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लक्ष्य को बनाया गया है। इस नीति में से छात्रों को संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉग्निटिव नॉलेज ही नहीं अपनाया जाएगा बल्कि उनको क्या कहते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए इनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, स्कूली स्तर पर शिक्षा हेतु NEP 2020 द्वारा सुझाया हुआ रूप क्या है? ये देखिए, ये क्वेश्चन लीक है। ठीक है, अभी मैंने बताया 5 3 3 4। ठीक है, 5 3 3 4, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये है ऑप्शन डी, 5 3 3 4। ये प्रश्न आपका लीक ही है समझो, इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं चाहूँगा कि और आप कुछ तैयार कर लें। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए बताता हूँ। आप यहाँ पर हमने देखिए स्ट्रक्चर पढ़ा था 5 5 3 3 और 4। ठीक है, समझ लीजिएगा थोड़ा। 5 3 3 4, यहाँ पर क्या है? एज एज क्या होगी चाहिए यहाँ पर? 5 3 3, एज हमारी होगी 3 से यहाँ पर 3, 3 से क्या होगी? 3 से यहाँ पर हमारी होगी 8। देखिए तभी ना आएगा 5 3 8। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, 5 3 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा अगला क्या होगा? 3 जोड़ देंगे। 3 से 8 वर्ष का बच्चा कितने तक होगा? 5। ठीक है, ये 5, 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 3 आपका हो जाएगा 11 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर फिर 3 जोड़िए, 11 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 3 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 में आपको 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है, 18, ठीक। ये पेन थोड़ा सही काम नहीं कर रही है, लेकिन कहते हैं किसी वजह से, ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं। अगला क्या याद रखना है यहाँ पर ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मत कौन कौन से बच्चे से मतलब किस क्लास के बच्चे शामिल हो सकते हैं। देखिए, एक तो इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, 3 से 8 तक का क्या होगा, फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। इसके बाद फिर ये याद रखना है 8 से 11 को क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। इसके बाद 11 से 14 तक को क्या बोलते हैं, मिड स्टेज, ठीक है। और 14 से 18 तक को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्लास आएंगे ये याद रखना है, बच्चा किस क्लास में होगा, ठीक है। इसमें एक तो बच्चा होगा 5 साल से छोटे तक, 3 साल का बच्चा हुआ, ठीक। 3 के बाद ये 5 साल तक क्या करेगा, ये एक इसको एक प्ले ग्रुप टाइप में रखा गया है, ठीक है। प्ले ग्रुप टाइप में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 8 साल तक ये बच्चा कौन कौन सी क्लास पढ़ेगा, एक तो प्ले ग्रुप हो गया, इसके बाद 1 और 2 क्लास तक पढ़ेगा, ठीक। कक्षा 1 और 2, ठीक है। इसके बाद आगे ये जब ये बच्चा 8 साल का हो जाएगा, 8 से 11 तक कितने क्लास पढ़ेगा, यहाँ पर पढ़ेगा 3 पढ़ेगा, ठीक है। 3 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा, ठीक है, 4 पढ़ेगा, इसके बाद 5 पढ़ेगा, ठीक। अगला क्या पढ़ेगा, यहाँ पर 6 हो गया, कक्षा 6 पढ़ेगा, ठीक। 7 पढ़ेगा और 8 पढ़ेगा। इसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है प्रश्न। देखिए, जितना भी प्रश्न है उसको मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। और 8 के बाद क्या आ जाएगा, 9 9 पढ़ेगा, ठीक। 9 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, ठीक। 11 पढ़ेगा और 12, ठीक है, 12, ठीक है। यहाँ पर 4 साल हो गए, देखिए 9 10 11 12, 4 साल। इसको आपको याद रखना है कि कौन सी किस क्लास में होगा। और जो भी ये भी यहाँ पर वाटिका, यहाँ पर केजी प्ले ग्रुप वगैरह सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगले आइए देखते हैं, प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न हमारा है, इसमें प्रश्न हमारा पुराना प्रश्न क्या था हमारा, इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। जितना कुछ कोण था हमने इसमें कवर कर लिया, 12 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम आइए 13 प्रश्न, 13वां देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे आपका आसान होता चला जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इतनी धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये प्रश्न है हमारा, शिक्षा, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा गया है, ठीक है। किस पर ध्यान देने को कहा गया है, ऑप्शन पढ़िए। शिक्षा व्यवस्था में छिद्रों को भरने पर, शिक्षा में अवसरों की समानता पर, गिविंग द डी इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन, किस पर ध्यान देने की बात कही गई है। और समस्त भारत के लिए समान पाठ्यक्रम बनाने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा गिविंग ड्यू इम्पॉर्टेंस एंड ऑल कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। यहाँ पर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन की बात करी गई है, ठीक है। कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव यानी कि याद रटना है, रटने टाइप, जैसे हम लोग संख्या नंबर याद करते हैं, ठीक है। अफेक्टिव 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 एक हमारा इमोशनल प्रभाव होता है, ठीक है, किससे हम अफेक्ट होकर भावनाओं इमोशनल इत्यादि की बात करते हैं, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब आप गॉगन्स टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, वहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके इस वीडियो के बाद हम आगे जो वीडियो लेके आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी है आपका, ठीक है। इमारत में टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा खासा रोल है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले हम क्लास लेकर आएंगे, क्लास के बाद आपको पूरा PYQ भी कराएंगे, ठीक है। और क्लास हम एकदम नोट्स के तहत किया जाएगा, यानी मैंने वो खुद नोट्स बनाई है, ठीक है। उस नोट्स पे आधारित करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर ये व्याख्या दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे आगे 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे। अवलोकन से अगर कोई सीखता है उसको क्या कहेंगे, अवलोकन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से।
ऑब्जर्वेशन से अगर सीखता है बच्चा तो उसको क्या कहेंगे, कौन सा लर्निंग कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, विकारियस लर्निंग या इनसाइट लर्निंग। ठीक है, तो आइए इसकी मैं व्याख्या कर देता हूँ एक एक करके। ठीक है, अगर पहला है हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करता है, बच्चा डायरेक्ट खुद से सीखता है। ठीक है, बच्चा डायरेक्ट क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस द्वारा सीखता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है बच्चा, उससे सीखता है। ठीक है, नाम से ही एक्सपेरिमेंटल है तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट लर्निंग होती है बच्चे की। ठीक है, अगला एसोसिएट लर्निंग क्या है, एसोसिएट लर्निंग इसमें क्या होगा, व्यक्ति विचारों, घटनाओं आदि को धीरे धीरे जोड़कर सीखता रहता है। ठीक है, किसी का विचार है इत्यादि का क्या करता है, एसोसिएट के माध्यम से सीखता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या करता है, व्यक्ति विचारों, घटनाओं आदि को जोड़कर व्यक्ति सीखता रहता है। इसके बाद क्या है, विकारियस लर्निंग। विकारियस लर्निंग क्या है, इसमें क्या होगा कि प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय दूसरे के कार्यों और परिणामों का अवलोकन करके प्राप्त करता है व्यक्ति। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्यक्ति दूसरे के द्वारा, यानी यानी कि बच्चा क्या करता है, प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय दूसरे के परिणाम में, अगर किसी व्यक्ति को देखता है तो उसके क्या परिणाम आते हैं उनको देखकर बच्चा सीखता है, उसको क्या बोलते हैं, विकारियस लर्निंग। और इनसाइट लर्निंग में क्या होता है, इनसाइट लर्निंग में होता है किसी समस्या का अचानक समाधान तर्क के माध्यम से। ठीक है, व्यक्ति अगर कोई घटना होती है, अगर कोई आप उसके लॉजिक माइंड यूज करके अगर कहते हैं, अगर वह स्वतः कोई समाधान निकाल लेता है, उसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने व्याख्या कर ली। अब यहाँ पर ये दिया गया, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में दिस नोन एज किसके नाम से जाना जाता है, ऑब्जर्वेशन। बच्चा खुद से ऑब्जर्वेट करके किसको सीख सकता है, यहाँ पर क्या होगा आपका, विकारियस लर्निंग। यहाँ पर मैंने बताया प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय। ठीक है, खुद से सीख सकता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर विकारियस लर्निंग क्या होगा, विकारियस एक अध्यापक क्या होता है, उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। अवलोकन के द्वारा जब खुद सीखते हैं क्या होता है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय विकारियस लर्निंग में दूसरे के कार्यों एसोसिएट के माध्यम से सीखते हैं, ऑब्जर्व करके परिणामों के आधार पर सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं, विकारियस लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर है अगला, NEP 2020 हैज रिपील्ड निम्नलिखित में से किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, किसके स्थान पर लाई है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, किसके स्थान पर आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, और ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तीसरी पॉलिसी है, दूसरी NEP 1986 है, तीसरी है हमारी 2020। और कमेंट में सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए NEP फर्स्ट कौन सी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट कौन सी थी, कौन सी ईयर की थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा NEP 2020। ठीक है, में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है, इनमें से किस पर बल दिया गया है। ये ऑप्शन है, विशेष स्कूल पर, एकलव्य विद्यालय पर, आदर्श विद्यालय पर, या मुक्त और दूरस्थ अधिगम पर। इसको ध्यान में रखा गया है यहाँ पर, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर ओपन डिस्टेंस लर्निंग होगा। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या दी गई है, इसको देख सकते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त अधिगम ODS, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर बल दिया गया है। देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें NIOS, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको याद रखना है, NIOS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग, और राज्य के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए रहे ODL कार्यक्रम को जोड़कर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति स्कूल छोड़ दिया उनके लिए है। आगे देखते हैं, NEP स्टैंड्स फॉर किससे विपरीत है, NEP स्टैंड फॉर, NEP से क्या विपरीत है,
इन्हें देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया है। बताइए 2023 का प्रश्न है, ठीक है। KVS PRT 2023 ऐसे ही फुल फॉर्म पे आधारित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जैसे और NIOS हो गया, NCERT हो गया, और जितने भी आपका है उनको आप फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ जितने भी आए हैं अब तक मैं बताता गया हूँ, ठीक है, कौन कौन से होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है, आप अपनी तरफ से सोच के बताइए किस पर बल दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा में किस पे बल दिया गया है? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, ठीक है। अपनी मातृभाषा में ही समझना, प्रक्रियात्मक, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, क्या होगा यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको करिए, अच्छे से ध्यान से करिए। प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। पहले ही मैं आपको 3 से 8 तक बताया गया है कि क्या करते हैं, फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है। ये देखिए, इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में मुख्यतः प्राथमिक मूलभूत संरचना, मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है। यहाँ पर हमने ऑप्शन भी ही दिया था ना। ये देखिए, यहाँ पे फाउंडेशन लिटरेसी है, न्यूमेरसी, ठीक है। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है तथा इसके लिए एक मिशन, राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है तथा इस मिशन के तहत 2025 तक कक्षा 3 तक स्तर तक बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया गया है। यानी इसमें रखा गया है कि जो बच्चे, यानी एज ग्रुप 3 से 8 तक, यानी 3 से 8 तक और +3, ठीक है, 3 तक, कक्षा 3 तक बच्चे क्या करेंगे, उनको क्या आना चाहिए? एक तो उनको क्या आते हैं, अर्थमेटिक, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग इससे संबंधित आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है दीक्षा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का प्रयोजन है। बताइए भाई इसको। दीक्षा, दीक्षा का फुल फॉर्म भी कमेंट कीजिए। दीक्षा का फुल फॉर्म भी कमेंट कीजिए। अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा दीक्षा का तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या होगा, दीक्षा किसके अंदर, शिक्षा मंत्रालय प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? यहाँ पर दीक्षा का प्रयोजन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है। और ये व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर व्याख्या। दीक्षा, नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का प्लेटफॉर्म, दीक्षा का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉलेज स्ट्रक्चर फॉर शेयरिंग को औपचारिक रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दीक्षा एक शैक्षिक ऐप है जो डिजिटल अवसंरचना संसाधन प्रदान करता है। यह केंद्रीय बोर्ड CBSE तथा सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड से जुड़ा है। इस ऐप में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं इसको छोटे बच्चों के लिए तो उनको क्या, अगर दीक्षा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको कक्षा 1 से 12 तक के सभी क्लास लेक्चर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और क्या याद रखना है, विद्यार्थी एवं शिक्षक इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस ऐप के माध्यम से एक प्रश्न है, मैं पूछता हूँ, उसको कमेंट कीजिएगा। कौन से ऐसा राज्य है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार लागू किया? फर्स्ट ऐसा राज्य है, फर्स्ट राज्य बताइए, सर्वप्रथम किस राज्य ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की अपने राज्य में, ठीक है। ये प्रश्न है यहाँ पर, उसको कमेंट करना है जो मैंने अभी प्रश्न देखा। और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका, बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको व्याख्या जब किया था, प्ले ग्रुप बोला था ना, प्ले ग्रुप आप लोग UG, UKG, LKG कहीं कहीं जैसे भी बोलते हो, ठीक है,
उसमें क्या होते हैं, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक बच्चे होते हैं, ठीक है। 3 से 5 तक के बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बाल वाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल वाटिका, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अभी आप आगे भी देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले होता है, ठीक है, में जाएगा। तो जो बच्चों को संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षताओं के ज्ञान से तैयार करने के लिए, जिसमें खेल आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना लिखना और संख्या की समझ विकसित करने की आवश्यकता शर्तें हैं, ठीक है। अगला करते हैं, यहाँ पे प्रश्न करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। कौन से वर्ष तक बच्चे को क्या करते हैं, एक तरह से कुछ साक्षरता हो जानी चाहिए, ठीक है। ये साक्षरता है संख्यात्मक, ठीक है। कौन से ईयर दिया गया है लक्ष्य, और साक्षरता और संज्ञात्मक इसका क्या मतलब है। साक्षरता मतलब है कि लिटरेसी क्या होगा, लिखना पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। संख्यात्मक मतलब एक अंकगणितीय, यानी नंबर जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाना चाहिए कक्षा 3 तक। ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि कहते हैं, रखा गया था कि बच्चे को कक्षा 3 तक साक्षरता और यानी पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए नॉर्मल, और संख्यात्मक और जोड़ घटाना गुणा भाग भी आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षु शिक्षक अनुपात यानी क्या है, यहाँ पर शिक्षु शिक्षक अनुपात कितना है, पीपल प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होगा, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यानी कितने शिक्षक पर एक टीचर होना चाहिए, ओ कितने स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। यहाँ पर है आपका अनुपात होगा 25:1, यानी 25 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। 25 बच्चों में एक टीचर होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, ठीक है। पीटीआर रेशियो क्या होना चाहिए, 25:1, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिष्य शिक्षक अनुपात यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है, ठीक है। शिष्य शिक्षक अनुपात ये देखिए यहाँ पर 25:1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है, करना है आपको इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल दिया गया है, यहाँ पर आपका होगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमर्सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए आपको व्याख्या दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्याख्या दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीसीई से क्या अभिप्रेत है, ईसीसी ईसीसीई इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। ईसीसी का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। ईसीसी का क्या मतलब है, इससे फुल फॉर्म ही पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, याद रखिएगा। देखिए फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ठीक है, चाहे वो मूल्यांकन काउंसिल हो गई जो भी, ठीक है, और जितने भी टर्म दिए गए हैं उनकी आपको फुल फॉर्म जरूर याद रख लेनी है। आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर करना है, अनिवार्य विषयों कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया है, ठीक है, किसने बल दिया है। कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया है।
यहाँ पर जाहिर सी बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अनिवार्य विषयों, ठीक है, अनिवार्य विषयों, कौशलों एवं क्षमताओं पर, कौशल पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। 2020 में क्या है, स्किल पे और स्किल पे अधिक बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको देखना है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC, यहाँ पर ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म अभी हमने देखा था, ठीक है। की बनाने की जिम्मेदारी किससे अर्पित की गई है, कौन बनाएगा, ठीक है, कौन सी संस्था है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन होगा NCERT। क्या होगा, NCERT। NCERT को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर देखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, विद्यालय में प्रवेश की आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बताया था 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। तो यानी 3 वर्ष तक अगर बच्चा हो गया है, अगर 3 वर्ष आयु प्राप्त कर लिया है, तो बच्चा क्या हो सकता है, विद्यालय में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, 3 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, और जहाँ तक मैंने बताया भी है आपको, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्यक्ष कौन था, जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन था। यहाँ पर होगा ये क्या है, कस्तूरी रंजन है, यहाँ पर कस्तूरी रंजन होंगे, कस्तूरी रंजन होंगे, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कस्तूरी रंजन, ठीक है, पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्ष 3 से 8 के बच्चे के किस स्तर में आएंगे, कौन से स्तर में आएंगे, कौन से स्तर में आएंगे 3 से 8 तक। मैंने बताया था आपको, पहला मैंने बताया था 3 से 8 तक फाउंडेशन स्टेज, दूसरा हमने बताया था प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 3 से 8 तक में क्या आएगा, फाउंडेशनल स्टेज आया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए विच यहाँ पर है स्कूल, ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में कही गई है, किस दस्तावेज में कही गई है। स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में कही गई है। इसको आपको पढ़ना है, बताइए किस में कही गई है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा प्रयोग पर बल दिया गया है, किस पर कहा गया है, ये आपको करना है। पता है आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ही लगाए होंगे, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है, पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है, 1986 पाठ्य पुस्तक के अलावा, ठीक है। 30 के बाद अगला प्रश्न करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। परख, डील विथ, परख का संबंध किससे है, बताओ भाई, परख का संबंध किससे है। परख क्या है, परख किसी को परखना है, परखना है यानी उसका जांच करना है या टेस्ट लेना है, इससे संबंधित है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, नेशनल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, क्या होगा यहाँ का सही ऑप्शन आपका क्या होगा, नेशनल असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। परख, और परख की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके बोलो, कमेंट सेक्शन में परख की फुल फॉर्म लिखो, नेशनल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे, आपको तैयार होता जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए
नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बनाने का प्रस्ताव है? कौन सी संस्था है? एनसीईआरटी तो पहले से बनी हुई है, ठीक है। एनसीटीई क्या है? पीएसएसबी, एसआईईटी क्या होगा यहाँ पर? अगर इनका फुल फॉर्म आपको याद होगा तो आप वैसे भी कर लेंगे। ये क्या है? एनसीटीई क्या होगा? एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। क्या होगा यहाँ पर? अध्यापकों के स्तर पर, यहाँ पर टीचर के सुधार लाने के लिए क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। एनसीटीई का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। आइए 37 नंबर करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन से हैं प्रमुख क्षेत्र? बताओ भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? की एरिया कौन सा है? की एरिया देखिए, बाईलिंगुअल आप पढ़ा करिए। देखिए, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। इससे क्या होता है कि जो प्रश्न क्या आते हैं आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में नहीं आते हैं, वो इंग्लिश में कभी कभी बहुत आसान लग जाता है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश ज़रूर देखनी चाहिए। की एरिया क्या है यहाँ पर? स्ट्रेंथिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, इंक्रीज फंड इन बजट एजुकेशन, क्या है? इक्विटेबल है, इंक्लूसिव एजुकेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होगा? इक्विटेबल, ठीक है। इक्विटेबल और इंक्लूसिव यानी सभी को समावेशिता करना है। चाहे चाहे इसमें मतलब कि इंक्लूसिव मतलब ये हुआ कि शिक्षा में आपकी आर्थिक बाधा ना बने, यानी कि अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा अर्जित ना कर सके। कुछ इस प्रकार से फ्रेम किया गया है। कई सारी स्कॉलरशिप चलाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इक्विटेबल क्या है? इक्विटी एक होता है, इक्विटी एक होता है इक्वल। देखिए, इक्विटी क्या है? यहाँ मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है। दीवार के इस पार कोई देखना चाहता है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, एक एक थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है, लेकिन देख दोनों उस पार नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? छोटे बच्चे के लिए जो ज़्यादा छोटा है उसके लिए क्या करेंगे? बड़ी बड़ी स्टूल लगाएंगे, तब वो देख पाएगा। और क्या करेंगे? जो थोड़ा बड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा छोटा स्टूल लगा देंगे तो भी आप देख लेंगे। तो क्या होगा इसमें? हिस्सा दिया दोनों को, लेकिन अलग अलग मात्रा में दिया गया। इसी को बोलते हैं इक्विटेबल, ठीक है। यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको व्यवस्था देना, ठीक है। आगे देखते हैं 33 के बाद 34। 34 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य तत्व हैं। अनिवार्य तत्व क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य तत्व क्या हैं? स्कूल बैग का वजन घटाया जाए, या पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु का अल्पीकरण किया जाए ताकि आवश्यक अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सके, या गाँव और आर्थिक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएँ, या निधियाँ बढ़ाना। इसमें क्या उद्देश्य होगा आपका? आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्या होगा? पाठ्य चर्चा की देखा गया है कि वर्तमान में क्या किया गया है, बहुत सारे क्या किए गए हैं, उनकी पाठ्य जो सिलेबस है उनको कम किया गया है। और सिलेबस कम करने के उद्देश्य से नहीं कि बच्चे कम पढ़े, इसके बजाय कि ये है कि बच्चा क्या करे? थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, ठीक है। बच्चा खुद से सोचे, ठीक है। और पाठ्य चर्चा बढ़ी रहेगी तो उसी में पढ़ता रहेगा, बच्चा खुद से सोचेगा ही नहीं। इसमें क्या है कि बच्चा खुद से थिंकिंग डेवलप करे, ठीक है। इस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। आइए आगे आगे 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं? कौन कौन सी कक्षा सम्मिलित है जिसमें क्या किया गया? मूल्यांकन के मूलभूत आधार कौन कौन से हैं? कौन कौन सी कक्षा में परीक्षण है? श्रेणी की कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित है, ठीक है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हाट क्लासेस विल टेक स्कूल एग्जाम्स टू टेस्ट बेसिक लर्निंग आउटकम। कौन कौन सी क्लास में है, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक लर्निंग के लिए आउटकम्स टेस्ट ले सकते हैं? कौन कौन से होगा इसमें? 3, 5, 8 यहाँ पर कक्षा 3 में आप टेस्ट ले सकते हैं बेसिक, ठीक, इसके लिए। और 5 में आप और 8 में ले सकते हैं, ठीक है। 3 और 5 को बेसिक बेसिक टेस्ट के लिए माना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 36। 36 द ओवर यहाँ पर क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ईसीसीई का समग्र लक्ष्य क्या है?
ईसीसी का समग्र लक्ष्य क्या है? बताओ भाई, ईसीसी का समग्र लक्ष्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन से ही आप समझ सकते हैं। यहाँ पर टू अटेंड ऑप्शनल आउटकम्स इन कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, इसको हम एक बार देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा संज्ञात्मक, मनोगति और भावनात्मक आयाम के स्तंभ प्राप्त करना। ठीक है, 36 में सी। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द प्रिपरेटरी क्लास प्रायर टू द स्टेज ऑफ 5 ईयर इज नोन एज, किसके नाम से जानते हैं? जो पहले स्टार्ट में 3 से 5 वर्ष तक, जब बच्चा स्टार्टिंग में 3 वर्ष का हो जाता है तो उसको एडमिशन करा सकते हैं स्कूल में। ठीक है, 3 से 5 तक उसके बच्चा का किस नाम से जाना जाता है? जो वो क्या बोलते हैं, बाल वाटिका। क्या बोलते हैं? बाल वाटिका कहते हैं। ठीक है, यही प्ले ग्रुप, इसमें बच्चे खेल कूद या पढ़ने के प्रति उसको एक इच्छा पहली बात एक रेगुलरिटी बनाती हैं कि बच्चा स्कूल जाए। ठीक है, उसको बहुत सारे खेल की सुविधाएं दी जाती है ताकि बच्चा स्कूल जाने लगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं 37 के बाद 38। ठीक है, इसको करिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचितों की बड़ी संख्या है उन्हें क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? एस्पिरेशनल ग्रुप या वंचित समूह या विशेष समूह या विशेष शिक्षा क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं, एक ये क्या है, एस ई जेड हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल एजुकेशन जोन से संबंधित। इसमें क्या है कि वे क्षेत्र जहाँ पर क्या कहते हैं काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, दूरगामी क्षेत्र है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत सही नहीं है या एजुकेशन रेशियो बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पर विशेष इसको पहचान की गई है, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर विशेष ध्यान दी जाएगी। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी वंचित हैं उनकी बड़ी संख्या। ठीक है, 38, ये देखिए यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं। NEP 2020 के अनुसार देश के वे छात्र जहाँ शैक्षिक रूप से वंचित बड़ी संख्या, उन्हें विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। NEP का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि, यानी जो बच्चा जन्म से यानी किसी कास्ट का हो, उतनी उसकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने या उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। ठीक है, 39 क्वेश्चन करना है। 39, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार समावेशन कोर्स किसके लिए निर्मित किया जाएगा? किसके लिए निर्मित किया जाएगा? समावेशन कोर्स किसके लिए निर्मित किया जाएगा? क्या होगा? ग्रामीण छात्रों की ज़रूरत पूरा करने के लिए, गंदी बस्ती में रहने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान के लिए, या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह में समरूपी पहुंच बनाने के लिए, या पॉलिट्री ट्रांसजेंडर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, ये यहाँ पर सी होगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु। ठीक है, अगर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के लिए किस अनुपात की कामना की गई है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ का आपका ऑप्शन आपका, यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, 1:25। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका 1:25। ठीक है, यानी प्रत्येक 25 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार साक्षरता एवं संख्यात्मक विचार क्या शामिल है? इसमें क्या होना चाहिए? साक्षरता और संख्यात्मकता, इसमें क्या शामिल होना चाहिए? साक्षरता किसे कहेंगे? जो बच्चा पढ़ना लिखना जानता हो। संख्यात्मक क्या है? जिसे अंकगणितीय मान पता हो। यहाँ पर क्या होगा? पढ़ना लिखना, और नहीं बोलना नहीं होगा, यहाँ पर बोलना नहीं होगा। ठीक है, ये होगा यहाँ पर
क्या होगा, पढ़ना लिखना और अंकगणित, ये वाला होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, पढ़ना लिखना और अर्थमेटिक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 42 क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है? क्या होगा, कौन से संबंधित है? फिर से आ गया वही क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन होगा, डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक और कौशल कार्यक्रम से संबंध में नई शिक्षा नीति कब शुरू की गई? नई शिक्षा नीति कब की है? ठीक है, यानी वोकेशनल और कार्यक्रम की संबंधित कौन सी शिक्षा नीति में शुरू की गई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या दिया गया है यहाँ पर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2, इसमें क्या किया है, व्यावसायिक वोकेशनल और कार्यक्रम के कौशल कार्यक्रम के विशेष बल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार क्या होगा, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में अंकगणित पर जोर दिया जाने चाहिए। अंकगणित पर जोर दिया जाना चाहिए, क्या होगा, किस क्षेत्र में अंकगणित पर विशेष ध्यान है? यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी। क्या होगा, फाउंडेशनल लिटरेसी में क्या होगा, फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब 3 से 11 तक जो आयु वर्ग में, उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी बोलते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 45 लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, करिए इसको। देखिए, इस वीडियो में मैंने 45 क्वेश्चन किए आपको, इसके बाद आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं देखना है। ठीक है, इस वीडियो को करने के बाद जितना भी व्याख्या कर दी है, जो भी बताया हूँ, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 80% 90% तक आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार से बनाए क्वेश्चन 90% आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी को बार बार रिवीज करिए। ठीक है, इसी को परफेक्ट करिए। आगे ज़्यादा टेंशन ना लीजिए कि इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, और आगे वीडियो में मैं क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रश्न नहीं लेके आऊँगा, क्लास भी लेके आऊँगा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। ठीक है, और जो बच्चे यूजीसी नेट में भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने खुद से नोट बनाई, उस नोट से मैं कवर करूँगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हालांकि इमारत में नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं, ठीक है, वो वीडियो को, मेरा ये चैनल है जनरल स्टडी विद पंकज, इसको सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। आप किसी को और को रिकमेंड भी कर सकते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन आपका सी सही होगा, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक, यहाँ पर ये व्याख्या दी गई है, ये व्याख्या दी गई है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, अब फिर से आपको कहूँगा कि वीडियो को, मेरा चैनल अभी नया है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि अभी बहुत बेहतर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी मेरे पास सुविधाएं हैं उनमें बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जनरल स्टडी विद पंकज। धन्यवाद।